हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, शायद लेक्चर 4 होगा ये हमारा, और चैप्टर हमारा है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लास 8 की जो पियर्सन की आपकी केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर है कौन सा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें क्या क्या हम लोग बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उस पर डिस्कशन किए थे। फिर हमने सिंबल्स क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ आयंस रेडिकल्स के बारे में पढ़े थे। फिर उन सबको मिला के हमने डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए थे। कंपाउंड के कैसे डेरिवेशन किया जाता है, एसिड का नेम कैसे लिखा जाता है, बेसिस का नाम कैसे लिखा जाता है, सॉल्ट्स का नाम कैसे लिखा जाता है, ढेर सारी बातें हो चुकी थी। अगर जिसने उन लेक्चर्स को अब तक अटेंड नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज गो एंड वॉच ऑल दोज लेक्चर्स, देन कम टू दिस लेक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। नाउ आज के लेक्चर में क्या क्या बातें होंगी। आज के लेक्चर में मेजर जो टॉपिक है हमारा वो एक्चुअली में होना चाहिए केमिकल इक्वेशंस, लेकिन केमिकल इक्वेशंस में जाने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक मास कहिए या फिर एटॉमिक वेट कहिए आप। एटॉमिक मास एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए, जैसे बात से क्लियर है कि एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन जरा सोचें, एक एटम के मास को मेजर करना क्या रियली इतना आसान होता है? तो आपका जवाब आएगा भाई एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है अपनी किताबों में कि एक एटम का साइज कितना छोटा होता है। तो जब आप सोचेंगे और पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि एक एटम इतना छोटा होता है जिसे आप अपने जहनो गुमान में सोच नहीं सकते हैं। यू कांट इवन इमेजिन अ साइज ऑफ एन एटम। किसी एटम के साइज को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब ये इतना छोटा होता है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जो आपके कल्पनाओं से भी ऊपर है, तो उसके मास को मेजर कैसे किया जाएगा? हाउ कैन वी वे सच मासेस? तो ये इनिशियली तो इम्पॉसिबल था, यानी कि इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री इट वाज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम, बट नाउ वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आउट ऑफ विच हम लोग एटॉमिक मास को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोज मासेस आर वेरी स्मॉल और वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता केमिस्ट्री में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक डेवलप किया गया एटॉमिक मास का ही, एटॉमिक मास जिसको हम लोग कह देते हैं, लेकिन यहीं से डेवलप किया गया एक चीज, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या डेवलप किया गया? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या डेवलप किया गया? एटॉमिक मास नहीं, बल्कि हम लोग एटॉमिक मास तो बोलेंगे लेकिन इन एक्चुअली ये क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, क्या होता है ये? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आपको बताएगा? ये बताएगा कि कोई एटम, ठीक है, यानी कि एक नंबर है जो आपको बताएगा। पहले तो जाहिर सी बात है, रिलेटिव किसी चीज को बोलने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, यही से समझ में आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास को आपके बुक में जो लिखा गया, क्या बोला है कि द नंबर विच represents how many times an atom of an element is heavier than, यहां बात बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगी, 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Now what is this carbon 12 atom? हम लोग इस बात को आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ही रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें हम क्या कह रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ मास एग्जैक्टली नहीं है, ये एक्चुअली एक नंबर है। ये नंबर आपको बताता है
कि हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उस एलिमेंट का एक एटम कितना हैवी है, किससे? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ में आ रही बात? कार्बन 12 एटम, यानी कि 1/12 जो है हमारा, 1/12 जो है ये एक स्टैंडर्ड है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये एक हमारा स्टैंडर्ड है। इसी स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग AMU के फॉर्म में, यानी कि AMU, या फिर कभी कभी इसको सिंपली U भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? U, यानी कि AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, और U अगर बोला जाए तो इसको आप बोल सकते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे? यूनिफाइड मास। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी एलिमेंट का एक एटम कितना टाइम्स है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि अगर आपने कार्बन 12 का एक एटम लिया, उस एटम का 1/12 किया, यानी कि आपने उसके 12 इक्वल पार्ट्स बनाए, उनमें से एक पार्ट से इस एलिमेंट का एक एटम कितना टाइम्स हैवी है, दैट विल रिप्रेजेंट द रिलेटिव एटॉमिक मास। वेरी सिंपल। यानी कि हमारे पास एक नया चीज आ गया, एटॉमिक मास यूनिट, जो हमारे लिए क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। ये हमारा बन गया SI स्टैंडर्ड। सॉरी, SI स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे IUPAC स्टैंडर्ड। क्या बन गया ये? IUPAC स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मासेस, RAM। ठीक है। तो जब भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करना होगा तो आपने एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करना है, जो आपको बताएगा कि वो एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है। समझ में आ रही बात? तो IUPAC स्टैंडर्ड बन गया RAM। तो जब भी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होगा तो हमारे पास जो यूनिट होगा, यानी कि जिसमें हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, वो हमारा AMU एक्चुअली में होगा। दिस डजंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल मास। अच्छा, अब 1 AMU का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? तो आज के दौर में हमें पता चल गया है 1 AMU का वैल्यू होता है 1. ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। नाउ यू कैन लुक कि कितना स्मॉल ये मास है। अगर ये एग्जैक्टली सही नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे कि 1 AMU का वैल्यू क्या होता है। मुझे जहां तक याद आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ये बहुत ही छोटा मास होता है, तो हमको इससे बोदर करना ही नहीं है। अभी हमको समझना है कि एटॉमिक मास क्या है, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिंपली, जो बताता है कि वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, यानी कि उस एलिमेंट का एक एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना टाइम्स हैवी है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो इसे ज़रा कॉपी कर लें। अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आगे बढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोग समझ गए? बहुत सिंपल है। अब ये कार्बन 12 होता क्या है? कार्बन 12 होता क्या है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन के अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं। डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स आर देयर ऑफ कार्बन। एक होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। यहां हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहां लिखते हैं मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, उसी तरह से कार्बन 6 एक 13 होता है, एक कार्बन 6 एक 14 होता है। इन तीनों में दिस इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप, दिस इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मास नंबर कितना है? 12। मतलब इसका A बराबर कितना हो गया? 12। मास नंबर को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक काम की बात मैं आपको बता दूं, काम की बात यह है कि भाई मास नंबर वर्ड क्यों दिया गया? क्योंकि उसी की वजह से सारा मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास एक एटम के मास के लिए नेग्लिजिबल है, यानी कि एक एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। व्हाट एक्चुअली मैटर्स,
किसका मास एक्चुअली मैटर करता है? द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ के हमारा कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। किसके लिए? कार्बन के लिए। तो ये जो 12 वाला पार्ट है, 12 वाला आइसोटोप है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसको क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मान लिया गया। केमिस्ट्री में बार बार हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री में एज अ स्टैंडर्ड। हमने क्या किया? इसके मास को 12 मान लिया। क्या मान लिया? 12। 12 क्यों? क्योंकि इसमें 12 पार्टिकल्स हैं जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 12, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। ये दोनों मिलके 12 बनाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मास। तो हम लोग एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन का मास कितना है, 6 न्यूट्रॉन का मास कितना है, ये नहीं बता रहे। हम लोग इन दोनों इस मास नंबर को एज एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस सिंपल है, यानी कि इस 12 को ही हम लोग एज एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गई बात। यानी कि अब कार्बन का एटॉमिक मास इन दोनों को अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि ये दीज आर नॉट एज स्टेबल एज दिस, और इसकी एबेंडेंट भी, परसेंटेज एबेंडेंस नेचर में भी बहुत कम है। तो बेसिकली हम लोग जब भी कार्बन की बात करेंगे तो हम लोग इस एटम की बात करेंगे, यानी कि कार्बन 12 की बात करेंगे। इसीलिए कार्बन 12 लिखा जाता है। दिस इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनमें से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। आई होप आपको बात समझ आ गई। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ये बात समझ गए आप लोग? यानी कि जब भी आप एटॉमिक मास लिखते हैं, एक्चुअली में आप क्या लिखना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मासेस ऑफ एन एटम। दैट इज वाई जब भी हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही एटॉमिक मास की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स आपको फील होगा कि फ्रैक्शन में है भाई, नंबर तो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो दिस विल नॉट कम एज अ फ्रैक्शन। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे मासेस आएंगे जो फ्रैक्शन में होंगे। तो रिमेंबर, जब फ्रैक्शन में आपको मास दिया हुआ है एटॉमिक मास, तो आप जान लें कि वो एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी किसी एलिमेंट्स के जो आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं, तो अलग अलग आइसोटोप्स के जो परसेंटेज एबेंडेंस होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नहीं ले सकते हम लोग। इसलिए सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ना पड़ता है। उसका एवरेज जब निकालते हैं तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है। जब हम लोग एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो देख लेंगे। तो कुछ एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स के दिए हुए हैं आपके बुक में। मैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को लिख देता हूं, ठीक है? एलिमेंट्स, और उसका हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिखा जाए तो बेहतर होगा। हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स और लिखेंगे फिर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन एक एलिमेंट, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 1। क्या है? क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम इसको क्या लिखेंगे? AMU, ठीक है? यूनिट एक्चुअली में नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि एक नंबर है जो बस बताता है कि कितना टाइम्स हेवियर है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं ये बोलूंगा कि एक बच्चा है ना, जिसका मास 10 किलोग्राम है और मेरा मास है 60 किलोग्राम। तो मैं अगर ये बोलूं कि आई एम 6 टाइम्स हैवियर देन दैट वेरी बच्चा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो 6 है ये कोई मास नहीं है, ये बस बता रहा है कि हम उससे कितना हैवी हैं। तो ये एक जो बता रहा है, ये एक क्या बता रहा है? बस ये एक इतना बता रहा है, ये एक बता रहा है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन is how many times? 1 times। 1 times का मतलब इक्वल हो गया, 1 times heavier, या फिर ये बोल सकते हैं इक्वल टू 1 times heavier than the 1/12 of an atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 से 1 टाइम, उसका 1 टाइम जो होगा वही क्या कहलाएगा?
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहलाएगा। 1 टाइम का मतलब क्या हो गया, इक्वल ही हो गया ऑलमोस्ट। तो आई होप आपको बात समझ आ गई। तो ये एक्चुअली में कितना टाइम्स वो हैवी है वही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही बात को मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास होगा जो क्लास 8 में पहली बार आप ऐसा पढ़ रहे होंगे कि एटॉमिक मास भी कोई चीज होती है, इसलिए आपको बेसिकली चीजों को समझना है ढंग से, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद बारी आ जाती है लिथियम की, जो आपके बुक में दिया गया उसी के मासेस को हम लोग लिखेंगे। लिथियम का एटॉमिक मास दिया गया 7, क्या दिया गया 7। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स कि एन एटम ऑफ लिथियम is 7 times heavier than the 1/12 of atomic mass of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप के एटॉमिक मास का 1/12 लेंगे, उसका 7 टाइम्स कर देंगे, वो आ जाएगा लिथियम का एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास हम बोल रहे हैं बस, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मास, ये मास है नहीं, ये बस बता रहा है कि वो कितना टाइम्स हैवी है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से, कार्बन 12 एटम से कितना टाइम्स हैवी है, ठीक है जी। अब देखें लिथियम के बाद दिया गया है, लिथियम 2 बार लिखा गया आपके बुक में। लिथियम के बाद होना चाहिए था बोरोन, होना चाहिए था तो लिख दिया है। चलिए बोरोन लिख लेते हैं हम लोग। बोरोन का होता है 11, कार्बन का अभी हमने देखा कि 12 होता है, 13 14 भी होता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल क्या होता है 12 होता है। कार्बन के बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का होता है 14। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है 16। और उसके बाद दिया हुआ है फ्लोरीन, फ्लोरीन का इज 19। इसमें कुछ पैटर्न अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप। उसके बाद अब बारी आ जाती है फ्लोरीन के बाद दिया हुआ है इसका सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, दिस इज 23। उसके बाद मैग्नीशियम, इसकी बात करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है जी। देखें एटॉमिक नंबर इसका 1 है और इसका मास भी 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप देख सकते हैं ये ऑड नंबर है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1, ये 5 है तो 5 2 जा 10 प्लस 12, ये 6 है तो ये 12 हो गया, 5 है तो 11 हो गया, यहाँ 7 है तो 14 हो गया, फिर यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होता है। 8 है तो कितना हो गया 16 हो गया, 9 है तो 18 प्लस 1 19 हो गया, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर तो 23 हो गया, 11 2 जा प्लस 1, ये 12 है तो 24 हो गया। तो आप देख सकते हैं हमेशा एटॉमिक मास जो है उसके एटॉमिक नंबर से लगभग ट्वाइस या उससे थोड़ा ज्यादा है, कभी कभी थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है जी। ये हो गए हमारे कहां तक, मैग्नीशियम तक। मैग्नीशियम के बाद दिया हुआ है आपका एल्यूमिनियम, क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपका दिया हुआ है कितना, इट इज 27। देखें दिस नंबर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस का है 31, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। फास्फोरस के बाद दिया हुआ है सल्फर, सल्फर 16 है, इसका एटॉमिक मास होता है 32। सल्फर के बाद दिया हुआ है क्लोरीन। बारी आगे मैंने आपको कहा था ना कि फ्रैक्शन में आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका मास नंबर है 35.5। अब ये 35.5 कहां से आया, लेट मी टेल यू। देखें जी क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, ठीक है। 35 इसका परसेंटेज होता है 75% और इसका परसेंटेज होता है 25%। तो ऐसे केस में ये जो मास एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा कि आपने क्या करना है, इसके एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज एवेंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं 25/100 कॉमन आ गया, तो बच गया कितना यहाँ पे 3 इंटू 35 प्लस यहाँ कितना बच गया 37, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू यहाँ हो गया 3 5 जा 5, 105 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा भाई 1/4 इंटू 142। अब डिवाइड करिए आप, कितना हो जाता है 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना आ गया 35.5 आया। तो दिस इज एक्चुअली एवरेज। ये कैसे निकलता है आपने देखते हैं प्रोसेस, तो ये एक्चुअली में क्या है एवरेज एटॉमिक मास है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया हो रहा है ये क्लियर है कि हमने क्या लिया है, एवरेज एटॉमिक मास लिया। ये परसेंटेज एबंडेंस है कि नेचर में वो कितना परसेंट पाया जाता है ना। क्लोरीन के बाद हमारे पास आती है बारी किसकी,
आफ्टर क्लोरीन वी हैव, जो दिया हुआ वही लिख रहे हैं हम लोग, पोटेशियम। पोटेशियम का कितना दिया हुआ है? पोटेशियम का दिया हुआ 39। अब उसके बाद आती है हमारी कैल्शियम की, ये 19 है, ये 20 है। कैल्शियम एग्जैक्टली 40 होता है। उसके बाद हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम। उसके बाद दिया हुआ है आयरन, सिंबल आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम होता है 24, आयरन होता है 26। ठीक है, क्रोमियम का कितना दिया हुआ है भाई? 52। अब आयरन का हो जाएगा हमारा 50, आयरन का है हमारा 56, आयरन का 56। कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर 29 है एटॉमिक नंबर, और इसका मास है 63.5। तो समझ जाइए दिस ऑल्सो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब आगे यहाँ कुछ लिख लेते हैं जो बचा खुचा है हमारे पास। उसके बाद बारी आती है जिंक की, एटॉमिक नंबर 30, और इसका एटॉमिक मास है आपका 65.5। नाउ आफ्टर जिंक हमारे पास है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का हमारा दिया हुआ है 80। ब्रोमीन आपको पता होना चाहिए लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन का 80 है, सॉरी ब्रोमीन का ये होता है 35 एटॉमिक नंबर, और मास होता है 80। ठीक है, ब्रोमीन के बाद दिया हुआ है आपका सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag47 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास दिया हुआ 108। ठीक है, देन वी हैव टिन, दैट इज Sn। टिन का सिंबल क्या होता है? Sn। टिन का एटॉमिक नंबर आई एम फॉरगेटिंग। ठीक है, ये होता है 119। और लास्ट हमारे बुक में दिया हुआ है आयोडीन, इसका मास दिया हुआ 127। तो these numbers actually represents how many times of one atom of that element is heavier than 1/12 of an atom of carbon 12 isotope। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। तो यहां से एटॉमिक मास का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए, पहले एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट से हमारा क्या निकल के आया? रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, इन एटम के मासेस को अगर आप याद रखेंगे तो इन्हीं एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। और कंपाउंड के जो मासेस होते हैं उन्हीं को हम लोग अभी एक नाम देंगे, मॉलिक्यूलर मासेस। क्या देंगे? मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मासेस। कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर मासेस? बहुत सिंपल है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को अगर आपने ऐड कर देंगे तो आप क्या पाएंगे कि वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, हमने लिखा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना मिला हमको? 16। ठीक है, क्या मिला? 16। लेकिन हमने अगर लिखा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 है, लेकिन हमने यहां लगा दिया ग्राम, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा ग्राम। अब ये एक एटम का मास नहीं है। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। पाया गया कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स बराबर क्या होता है? 16 ग्राम होता है। यानी कि इतने सारे एटम, दिस इज अ ह्यूज नंबर। इसी नंबर को हम लोग कहते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल। यानी कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना ग्राम है? 16 ग्राम है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि जब भी किसी के रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखेंगे वो एक एटम का मास नहीं बल्कि एक मोल एटम का मास हो जाएगा। और एक मोल बहुत ही बड़ा नंबर है, इट्स अ ह्यूज नंबर। ये अगर आप इसको एक सेकंड में काउंट करेंगे तो 10⁻11 ईयर्स लगने हैं। यानी कि इतने साल, जनरेशन कितने जनरेशन गुजर जाएंगे तब भी आप इस नंबर को 1 पर सेकेंड काउंट नहीं कर पाइएगा। लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पे ये सारी चीजें मिली है और ये सारा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग हायर क्लासेस में बोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग एक्चुअली में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी गिवन मास में। अगर उस सब्सटेंस को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे
और उसके मास को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसमें एक्चुअल नंबर्स कितने हैं पार्टिकल्स के वो आप बता सकते हैं। और जब आप पार्टिकल्स के नंबर को बता देंगे तो आप ढेर सारा इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बाद में हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास समझ गए। एटॉमिक मास वैल्यू एटॉमिक मास का है लेकिन ग्राम में लिख दिए। अब ये एक एटम का मास नहीं, एक मोल एटम का मास हो गया। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास जो है, ग्राम, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इतने सारे एटम्स को हमने क्या बोला, मोल बोला। यानी कि यू कैन से कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स। और ये वेरी करेगा। ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम हो गया, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर होगा। उसी तरह से कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास हमने क्या लिखा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना था, 12 था। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। यानी कि 12 ग्राम कार्बन कितना मोल और कितना एटम के बराबर हो जाएगा, इतने एटम्स के बराबर हो जाएगा। और ये कितना मोल हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा। यानी कि मोल हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है फॉर योर हायर क्लासेस। आई होप आपको बात समझ आ गई। ठीक है जी। अब देखें, ज्यादातर केसेस में हमारे पास एटम्स सिंगल नहीं होते हैं, एटम्स कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास O2 है, O3 है, ठीक है, P4 है, ठीक है, या फिर S8 है, या फिर H2 है। इन दीज केसेस हमारे पास ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके एटम के एटॉमिक मासेस को अगर आप जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या मिलेगा, इसको आप बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे कैसे निकालेंगे, इसके कितने एटम्स है, 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास कितना होता है 16, तो 2 एटम का मास क्या हो जाएगा, 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 × 16। समझ में आई बात। यानी कि आपका ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन से कितना टाइम्स हैवी है, 32 टाइम्स हैवी है। ये कितना हो जाएगा, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 3 × 16 दैट इज 48। इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 4 × फॉस्फोरस का कितना होता है 31, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 124। इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 8 गुना सल्फर का अभी हमने बताया आपको 32, तो क्या हो गया 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 25, 256। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का 1 होता है। कितने एटम्स है 2, तो हो गया 2। ये हमारा था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा था, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में सारे एटम के मास का सम ऑफ ऑल द एटम, सम ऑफ क्या होगा, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखे हम, सेंटेंस सेट नहीं हो रहा, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो सम होगा वही कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। और ये मॉलिक्यूलर मास भी बस एक नंबर है बस, और ये एग्जैक्ट मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। जो ही हम किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखेंगे, हमने लिखा 16 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम, क्या लिखे 32 ग्राम O2, ये क्या हो गया, मतलब
ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। इसी तरह से मैंने लिखा 256 ग्राम S8, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8। मतलब अगर आपके पास 256 ग्राम सल्फर है, मतलब वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 256 होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 256 ग्राम S8 एक्चुअली में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है S8 का। समझ में आ रही बात। और इतने मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मोल S8 है हमारे पास, यानी कि 1 मोल S8 256 ग्राम S8 के बराबर होगा। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो इसको बाहर निकाल दे। बस ये समझ लीजिए कि जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तो होमो एटॉमिक था, अब कुछ हेट्रो एटॉमिक देख लेते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स अगर आपस में जुड़ के कोई कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2O, क्या लिखा H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, देखें इसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो 2 हाइड्रोजन का एटम मतलब 2 इंटू 1 क्या है उसका, एक एटम का मास, दैट इज एटॉमिक मास। और अगला एटम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई, 16, यानी कितना हो गया 18। इसी तरह से हमने लिखा CO2, क्या लिखा CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये क्या है भाई, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास हमने कितना निकाला 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 गुना 16, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 12 44। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ दूसरा लिखते हैं, हमने ले लिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग। चलिए RMM लिखते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूरा लिखते हैं हम लोग। सल्फर का अभी एटॉमिक मास कितना निकाला 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, क्या हो गया 32 प्लस 32 कितना निकल के आ गया 64। मतलब a molecule of sulfur dioxide is 64 times heavier than 1/12 of an atom of carbon 12 isotope. Why am I repeating this again and again? Because this is not exact mass, this is just a number which represents how many times heavier of an atom or a molecule than the 1/12 of an atom of carbon 12 isotope. ठीक है, वो दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, हमने ले लिया HNO3, तीन एटम से बनने वाला, अलग अलग एलिमेंट से बनने वाला, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 गुना 16, कितना हो गया 16 3 48, 14 1 15 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5 और 1 63। इसी तरह से कोई बड़ा कंपाउंड लेते हैं C6H12O6, कितना हो जाएगा भाई, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 6 गुना 12, 12 गुना 1 प्लस 6 गुना ऑक्सीजन का 16, क्या हो जाएगा 72, 12 96, जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 6 10, 7 1 8 और 9 17 और 1 18, 180। समझ में आई बात, ये ग्लूकोज का हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्लूकोज। ठीक है जी, तो मैं कुछ कंपाउंड्स दे देता हूं जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैंने कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या दे रहा हूं मैं, मैंने लिखा H2SO3, मैंने लिखा H2SO4, मैंने लिखा H3PO4, मैंने लिखा C12H22O11, 5 ही देते। ठीक है, और मैंने लिखा आपके लिए, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, अरे भाई क्यों नहीं आ रहा दिमाग में, हमने लिखा CONH2 होल ट्वाइस, ये एक यूरिया है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला है ये।
ठीक है, ये सारे का आपको क्या निकालना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा है NaCl, तो NaCl एक्चुअली में क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस से बना होता है, यानी कि ये एक्चुअली में मॉलिक्यूल नहीं है, ये असल में है फॉर्मूला यूनिट। क्या है, फॉर्मूला यूनिट, जो हम शायद आपको बताएं। तो फॉर्मूला यूनिट के मास को हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला मास। क्या बोलेंगे, निकालने का तरीका सेम होगा, बस इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फॉर्मूला मास। जब आयनिक कंपाउंड आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। रिलेटिव लगा देंगे तो बहुत बेहतर है, रिलेटिव फॉर्मूला मास। तो बस वैसे ही निकालना है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 5 3 8 सॉरी 0.5, 5 3 8 3 2 5, 58.5, ये हो गया फॉर्मूला मास। तो कुछ का आपको निकालना है फॉर्मूला मास, मतलब वो आयनिक कंपाउंड होंगे। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास, ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव फॉर्मूला मास, RFM। ठीक है, इसमें हम दे रहे हैं आपको NaBr, दूसरा दे दिया हम लोग K2SO4, तीसरा दे दिया आपको Al2SO4 होल 3। ठीक है, ये आपको निकाल के दिखाता हूं मैं, इसको कैसे निकाला जाएगा। एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं, 2 दे दिए, एटॉमिक मास 27, प्लस सल्फर है, सल्फर के कितने एटम्स, 3 एटम्स। ठीक है, तो 3 इंटू सल्फर का 32 हो गया। अब देखें, ये जो बाहर नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 4 दिया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दिया 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इन सब को सॉल्व करके एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ लेंगे, आपको मास मिल जाएगा। आई होप आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, हमने लिखा है NH4Cl, पांचवा दे देते हैं आपको NaNO3। चलिए ठीक है, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स है, मतलब ये अलग, ये कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करता, दे आर द डिस्क्रीट आयन, सॉरी एक कैटायन होता है, कैनायन होता है। तो ये सारी बातें थी, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस एंड फॉर्मूला मासेस। वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, एक बार मैं फिर से बोल दूं, ये मासेस एग्जैक्ट मास को नहीं बता रहा, ये जस्ट एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का या फिर किसी मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल या एक एटम या एक फॉर्मूला यूनिट 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना टाइम्स हैवी होता है। यही बस आपको बताना था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप एक्चुअली इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे केमिकल रिएक्शंस भी, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों बाद लेक्चर आ रहा है तो इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, तो अगले क्लास में हम लोग सारे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।